अदिति अपने कांपते वजूद के साथ तन्हा सड़क पर खड़ी हुई थी। नाजुक होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले पड़ रहे थे, जबकि बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। आंखों से आंसू जारों कतार बह रहे थे। कहीं कोई पनाह नजर नहीं आ रही थी। उसने तकलीफ दी निगाहों से पलटकर हवेली की ओर देखा। इस वक्त वो अपनी हर महरूमी पर मातम मना रही थी। अभी दिन ही कितने हुए थे उसे बाप के प्यार भरे साये से दूर हुए कि सगे रिश्तों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो चीख चीख कर रोने लगी। इतनी जोर जोर से चीख कर रो रही थी जैसे अपने अंदर की सारी घुटन, सारा दर्द अपनी चीखों के जरिए बाहर निकालना चाहती हो। आसमान भी उसकी चीखें सुनकर लरज उठा था और फिर और भी जोर से बरसने लगा। रो रो कर अदिति का गला बैठ चुका था। आधी रात में सड़क पर तन्हा होने का डर किसी जोंक की तरह उसके साथ चिपटा हुआ था। उसने तो बिना जरूरत कभी हवेली से पांव भी बाहर नहीं निकाला था। अकेले तो अकेले कभी किसी के साथ भी नहीं जाती थी, मगर इस वक्त आधी रात को वो यहाँ अकेली खड़ी हुई थी। वो बार बार कर पलट कर हवेली की ओर देखती थी, मगर जब उसे वहाँ पनाह नहीं मिली तो ये सोचते हुए वो सड़क पर चलने लगी। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही थी, बस चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। अपने ध्यान में उसने देखा ही नहीं कि ये सड़क जंगल की ओर जा रही थी, एक सुनसान इलाके की ओर। जब चलते चलते थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। चाची ने उसे आधी रात को हवेली से धक्के देकर निकाला। उसके बाप के मरने के बाद जैसे सारी दुनिया में वो अकेली रह गई थी। बारिश की गिरती बूंदें न सिर्फ उसके जिस्म को भिगो रही थीं, बल्कि उसके दिल पर बरसती हुई दर्द को चोटें भी दे रही थीं। सड़क किनारे बैठकर वो रोते रोते अब अपने होशो हवास से बेगाना हो गई थी कि उसे खुद ही खबर न हुई। दर्द करते सर की कनपट्टी को एक हाथ से दबाते हुए त्रिशांत ठाकुर दूसरे हाथ से ड्राइव करने में बिजी था। इस मौसम को भी अभी खराब होना था। उसने गुस्से से जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। बारिश इस कदर तेज हो रही थी कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कों पर पानी भरने लगा था, जिससे गाड़ी आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन वो रुक भी नहीं सकता था। उसे जल्द से जल्द इस खतरनाक मौसम से बचकर फार्म हाउस पहुंचना था। इस वक्त वो बड़ी ही सावधानी से गाड़ी चला रहा था। भगवान न करे अगर जल्दबाजी में वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे और गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए तो पूरी रात उसे इस बरसती बारिश में अकेली जगह पर बंद गाड़ी में रुकना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। छोटी जगह पर तो उसका वैसे ही दम घुटने लगता था, फिर पूरी रात वो गाड़ी में कैसे गुजार सकता था कि जब गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ी तो एक बेजान वजूद पर उसकी नज़र पड़ी थी और वो एकदम से चौंक गया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बारिश बहुत ज़ोरों से बरस रही थी। ऐसे में किसी इंसानी वजूद का सड़क पर इस तरह पड़ा होना हैरत का कारण था। एक पल के लिए वो थोड़ा सा घबराया जरूर था, क्योंकि आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल रहे थे। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते थे और फिर उन्हें वीरान जगह पर छोड़कर चले जाते। त्रिशांत के दिमाग में भी यही ख्याल आया था, हो सकता है वो अभी जिंदा हो और मैं उसकी हेल्प कर दूं तो वो इंसान बच जाए। ये सोचकर उसने गाड़ी से उतरने का इरादा किया था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से रुक गया। ये किसी चोर या डाकू की साजिश भी हो सकती है, मगर त्रिशांत ठाकुर किसी से डरने वालों में से नहीं था। त्रिशांत ठाकुर ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और अपनी पिस्तौल जेब में रखता हुआ नीचे उतरा। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रौब था कि जो भी देखता बस देखता रह जाता। खूबसूरत दमकती रंगत वाला शांत चेहरा, लेकिन काली गहरी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। बात करने का तरीका इतना सलीके वाला कि हर कोई उसकी इज्जत करने लगे। जो भी उसके पास आता खुद ब खुद उसकी बातों का कायल हो जाता। उसकी आवाज़ भारी और साफ थी, जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। वो बेतहाशा अदिति की ओर बढ़ा था। जब करीब पहुंचा तो एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया। दूरी और अंधेरे के कारण उसे साफ समझ नहीं आया था कि सामने कोई लड़का है या लड़की, लेकिन अब जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। सामने एक नाजुक सी लड़की पड़ी थी, उम्र कोई 19 या 20 साल, और उसके चेहरे पर खौफ, लाचारी और दर्द का अजीब सा मिला जुला भाव था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे झकझोरा हो। वो हल्की हल्की सिसकियों के साथ खुद को समेटे पड़ी हुई थी। प्रशांत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मरोड़ दिया हो। उसकी सांसें रुक गई थीं। एक पल को वो बस देखता रहा और फिर झट से आगे बढ़ा। तुम ठीक हो?
तुम्हें क्या हुआ है? किसने किया ये सब? उसकी आवाज़ में घबराहट थी, मगर वो समझ चुका था ये कोई आम हालात नहीं थे। ये लड़की किसी भयानक मुसीबत में थी। देखो, घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने झुककर उसके कांपते कंधों को थाम लिया। जैसे ही त्रिशांत ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था तो वो बुरी तरह चौंक उठा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और वो बेसुध पड़ी हुई थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि जवान खूबसूरत लड़की इस तरह सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही थी। लेकिन फिलहाल ये सब बातें सोचने का वक्त नहीं था। उस लड़की की जान बचाना बहुत जरूरी था। उसने फौरन अदिति को अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने बड़ी ही सावधानी से अदिति को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया था। बारिश ने त्रिशांत को भी बुरी तरह भिगो दिया था। गाड़ी में पड़े हैंड टॉवल उठाकर उसने अपने सर के बालों को पोंछा और फिर जल्दी ही उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अब वो गाड़ी को अपने फार्म हाउस की ओर बढ़ा रहा था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उस गाड़ी में मौजूद उस अनजान लड़की की हालत बेहद नाजुक हो सकती थी। न जाने ये लड़की किस मुसीबत में घिरी हुई थी और ये इस हाल तक कैसे पहुंच गई थी। वो त्रिशांत ठाकुर जो किसी पर रहम नहीं खाता था, उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर था। सब लोग उसके बारे में यही सोचते थे, लेकिन अब इस वक्त वो बस लगातार अदिति के बारे में ही सोचता जा रहा था। कभी कभी पीछे पलटकर उस लड़की को देख भी लेता जो बेहोशी में भी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन त्रिशांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हॉर्न पर हॉर्न देना शुरू कर दिए। चौकीदार भागता हुआ आया और गेट खोल दिया और जल्दी से गाड़ी अंदर ले आया था। बिना छतरी लिए वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर दूसरी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर बेहोश पड़ी हुई अदिति के वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। वो जब भी फार्म हाउस आता था नौकरों की शामत आ जाती थी, इसीलिए सभी डरे सहमे से एक लाइन में खड़े हुए थे। मगर इस वक्त त्रिशांत ठाकुर की बाहों में एक लड़की का वजूद देखकर वे सभी लोग हैरान रह गए थे। त्रिशांत ठाकुर ने आज तक किसी औरत को यूं छुआ तक नहीं था। इस बात के गवाह वो सारे नौकर थे और आज वो एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर ला रहा था। ये सबके लिए वाकई हैरानी की बात थी, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका मालिक उन्हें अभी और भी बड़े बड़े झटके देने वाला है। डॉक्टर विकास को बुलाओ। नौकरों को यूं हक्का बक्का खड़ा देखकर उसने सख्त लहजे में अपने फैमिली डॉक्टर विकास आहूजा को बुलाने का हुक्म दिया और फिर एक नज़र अदिति के भीगे हुए वजूद पर डाली। अदिति बेहोशी की हालत में बस हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। पहले जो अदिति का बदन बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, लेकिन अब कुछ ही देर में उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि कपकपाते जिस्म के साथ वो त्रिशांत ठाकुर के सीने में सिमटती जा रही थी, जैसे खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रही हो। अदिति की ये हरकत देखकर नौकरों के होठों पर दबी दबी हल्की सी मुस्कान आई थी। तुरंत ही उन्होंने अपनी हंसी दबाई और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए। अगर त्रिशांत ठाकुर उन्हें यूं मुस्कुराते हुए देख लेता तो यकीनन उन लोगों की शामत आ जानी थी। अदिति को अपनी बाहों में उठाए त्रिशांत ठाकुर कमरे की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे अपने कमरे में लाकर नरम गरम बिस्तर पर लिटा दिया था। त्रिशांत ने खुद उसका माथा छुआ, वो जल रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता बुखार में करते क्या है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करता हूँ, वो खुद से ही बड़बड़ाया और फौरन कमरे से बाहर निकलते हुए नौकरानी को भी आवाज़ दे दी। तेज बुखार को कम करने के लिए जो भी कोई तरीका है मुझे फ़ौरन बताओ। उसके सवाल पर नौकरानी घबरा गई थी, मगर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के लिए कह दिया। लेकिन ठंडी पट्टियाँ रखते ही अदिति को और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, क्योंकि ये सर्दी का बुखार था। ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से उसकी हालत और भी बिगड़ गई और तभी त्रिशांत की नज़र उसके भीगे कपड़ों पर पड़ी थी। उसने अपने माथे को मसला। जब तक इस लड़की के वजूद पर गीले कपड़े रहेंगे इसकी ठंड कैसे जाएगी। उसने दोबारा अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाई। धन्नो डरती कांपती अंदर दाखिल हुई। तुरंत इस लड़की के कपड़े चेंज करो। जी साहब जी, लेकिन कपड़े तो नहीं हैं। कोई बात नहीं, मेरी कबर्ड से कोई भी मेरे कपड़े निकाल कर इसे पहना दो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया था। डॉक्टर को आने में काफ़ी वक्त लग चुका था। बेवजह मौसम की खराबी थी, मगर जैसे ही डॉक्टर आया त्रिशांत ठाकुर उस पर चढ़ दौड़ा। इतनी देर लगा दी आने में। मरीज चाहे जान से चला जाए, मगर आप लोगों को परवाह नहीं होती।
डॉक्टर ने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी और फौरन अदिति का चेकअप करने लगा। अदिति की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ लिख कर दी और फिर बुखार के टूटने का इंतजार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद अदिति का बुखार टूटा था और उसने कांपती आवाज़ में पानी मांगा। त्रिशांत ठाकुर फौरन उठा और खुद ही किचन से पानी भरकर लाया और अदिति के होठों से गिलास लगा दिया। अदिति अब तक कांप रही थी। उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। अगर होश होता तो यकीनन त्रिशांत ठाकुर से उसका परिचय जरूर पूछती, जो ऐसे हक से उसे पानी पिला रहा था जैसे सदियों की पहचान हो। डॉक्टर अदिति को इंजेक्शन लगाने के बाद चला गया था और सुबह 5 बजे के करीब जाकर अदिति का बुखार पूरी तरह टूटा था और वो पलंग पर बैठी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। वो न जाने कहाँ थी। ब्लू और वाइट कलर की थीम के साथ कमरा बेहद शानदार था। कमरे में नरम रोशनी बिखरी हुई थी। अचानक अदिति की नज़र कमरे के सोफे पर सोए हुए त्रिशांत ठाकुर पर पड़ी तो दिल धक से रह गया। न जाने वो कौन था और यहाँ तक वो कैसे पहुँची थी। कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं चली गई। एक के बाद एक सोचें अदिति के कमज़ोर दिमाग को घेरने लगीं। त्रिशांत ठाकुर ने अदिति को जागते देखा तो उठकर बड़ी लाइट जला दी। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अदिति ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद जब आंखें रोशनी को झेलने के काबिल हुईं तो उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया था। सामने खड़े त्रिशांत ठाकुर को देखकर उसका दिल कह रहा था कि वो वाकई गलत हाथों में आ चुकी है। अब उसके साथ न जाने क्या होने वाला था। किसी की दुश्मनी की सज़ा आज उसे भुगतनी पड़ेगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लड़खड़ाते हुए लहजे में अदिति ने त्रिशांत से सवाल किया था, जो अदिति की तरफ देखकर बेरहमी से मुस्कुरा दिया। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप मेरे रास्ते में बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? इतनी रात को घर से बाहर क्या करने आई थी? किसी के साथ भाग रही थी या फिर किसी ने घर से निकाल दिया था? अदिति की आंखों में देखते हुए त्रिशांत ने ठंडे लहजे में पूछा था। रात को ही उसने अदिति के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी। अदिति उसके सालों पुराने दुश्मन विक्रम चौहान की भतीजी थी। त्रिशांत ठाकुर और विक्रम जी की पारिवारिक दुश्मनी बहुत पुरानी थी। ये दुश्मनी न जाने कब से चली आ रही थी और एक दिन ख़त्म भी हो जाती अगर विक्रम जी ने पीठ पीछे वार करते हुए त्रिशांत ठाकुर की फसलों को आग न लगवाई होती और उसके जानवरों को उसी के बाड़े में मौत के हवाले न करवाया होता। त्रिशांत ठाकुर उस दुश्मनी को भुला रहा था, मगर विक्रम चौहान के इस नाजायज कदम ने उसे आग बबूला कर दिया था और अब वो विक्रम से अपने इस नुकसान की भरपाई अपने तौर पर लेना चाहता था, उनसे बदला लेना चाहता था। हालांकि अब तक उसने विक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो एक ही बार में विक्रम पर वार करना चाहता था। वो छोटे मोटे हमले करने का कायल नहीं था। वो एक ही बार में दुश्मन को चित्त कर दिया करता था। त्रिशांत ठाकुर का रौब आसपास के 10 गांवों में सर चढ़कर बोलता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि त्रिशांत से पंगा ले सके। मगर विक्रम जी ने त्रिशांत ठाकुर से पंगा ले लिया था। उसके अंदर के सोए हुए शेर को एक झटके में जगा दिया था और अब यकीनन विक्रम जी का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। त्रिशांत कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिससे दुश्मन भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोनों के परिवारों का अक्सर ही आमना सामना होता रहता था। त्रिशांत ठाकुर के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर विक्रम जी बीवी बच्चे वाले थे। कई जगह पर दोनों पार्टियों में उन लोगों को दावतों पर बुलाया जाता था। वहीं पर अदिति ने त्रिशांत ठाकुर को देखा था और उसे पता चला था कि ये उसके चाचा विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब जब उसने विक्रम को अपने सामने देखा तो उसकी सांसें उसके सीने में अटकने लगी थीं। ये इंसान उसे छोड़ने वाला नहीं था। अपनी दुश्मनी का बदला उससे जरूर लेता। वो तो उसके लिए एक बड़ा मोहरा साबित हुई थी। ये सोचकर ही अदिति की आंखों में आंसू भर आए थे। अदिति की बेहोशी के दौरान ही उसने उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी और जब उसे पता चला कि अदिति विक्रम जी की भतीजी है तो वो फिलहाल अब उसे अपने पास ही रखना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे विक्रम की मर्दानगी जल जाए और वह बौखलाकर कोई गलत कदम उठा ले जिसका सहारा लेकर विक्रम जी के पूरे खानदान को तबाह किया जा सके। आपके हाथ कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इन्हें जाना पड़ता है न जाने किधर किधर, फिर वो पहुंचते हैं इधर।
ज्यादातर आम बीमारियां हाथों से ही फैलती हैं, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन जो दे 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड भी। डेटॉल, सुरक्षा का विश्वास और दिन भर साथ। Lose yourself in Lossless, only on Spotify Premium. सके। मैं आपके रास्ते में नहीं आई थी बल्कि किसी काम से जा रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं भीग गई। मुझे चक्कर आने लगे और फिर मैं सड़क पर गिर गई। अदिति ने त्रिशांत ठाकुर को सच्चाई नहीं बताई थी, जबकि अदिति के कपड़े पहनने के अंदाज से वो इतना तो समझ गया था कि अदिति की गिनती शरीफ लड़कियों में से होती है। वो बिना वजह इतनी रात को हवेली से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन अगला ही ख्याल उसके दिमाग में आया था कि शरीफ लड़कियां रात के वक्त अकेले घर से नहीं निकलती। ये सोच त्रिशांत के दिमाग पर बुरी तरह हावी हुई थी। यकीनन किसी लड़के का चक्कर होगा। त्रिशांत ने तल्खी से सोचा और फिर जो उसके दिमाग में आया उसने अदिति के सामने कह भी दिया। किसी काम से निकली थी या फिर किसी लड़के का मामला है? सच सच बताओ। अगर किसी लड़के का चक्कर है तो मैं तुम्हें उससे खुद मिलवा देता हूँ, बल्कि तुम्हारी उससे शादी भी करवा दूंगा। इस बार त्रिशांत ठाकुर ने मजा लेते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर गुस्से से अदिति का चेहरा लाल पड़ गया। वो उसे बदचलन समझ रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात करने की? मैंने कहा ना, मैं किसी लड़के के पीछे नहीं निकली थी और ना ही किसी गलत इरादे से निकली थी। वो अदिति जिसकी ज़बान कभी किसी के आगे नहीं खुलती थी, इस वक्त त्रिशांत ठाकुर के सामने बोल रही थी, अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। और अदिति का ये बोल्ड अंदाज त्रिशांत के अंदर गुस्से की एक लहर भर चुका था और बिना कोई चेतावनी दिए अदिति के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। वो झुका और अदिति का चेहरा अपनी उंगलियों की कठोर पकड़ में ले लिया। उसकी छुअन में कोई नरमी का नामो निशान भी नहीं था, जैसे वो उसकी गलती का एहसास केवल अपनी पकड़ में ही करवा देना चाहता हो। उसकी आंखें अदिति की आंखों में गड़ी हुई थीं, गहरी, डरावनी और सख्त, बर्फ जैसी ठंडी, मगर नुकीली आवाज़ में उसने कहा, तुमने मुझसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत कैसे की? शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। एक बार और अगर ऐसे ज़बान चलाई तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी इजाज़त के बिना इस फार्म हाउस से बाहर एक कदम भी मत निकालना, वरना तुम क्या हो इसका एहसास मैं अपने तरीके से तुम्हें दिलवा दूंगा। वो रुका, उसका चेहरा कुछ और करीब लाकर धीरे धीरे मगर सरगोशी वाले अंदाज में बोला, जानती हो ना, मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। और अगर अब भी यकीन नहीं तो अपने चाचा विक्रम से पूछ लेना, वो अब भी शायद उस दिन को भूले नहीं होंगे। वो अदिति के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए सख्त वार्निंग वाले अंदाज में बोल रहा था। उसकी गर्म सांसें अदिति को अपने वजूद पर सुलगते अंगारों की तरह लग रही थीं। उसने कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और ख़ुद के बचाव के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन अगले ही पल अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों से आंसू भी तेजी से बहने लगे, क्योंकि वो अपनी उंगलियों से अदिति की गर्दन को छू रहा था और फिर धीरे से अपने होंठ उसके कानों के पास लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी, खूबसूरत बहुत हो। अगर तुम विक्रम चौहान की भतीजी ना होती तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाता और तुमसे इश्क करने की गलती कर बैठता। लेकिन विक्रम चौहान की भतीजी हो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की। तुमसे दिल लगाने की गलती नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपने लिए एक मोहरा बनाऊंगा। एक झटके से उसने अदिति को खुद से दूर झटक दिया था कि वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची थी। आंखें खोलकर सामने खड़े उस मर्द को देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये उसका रक्षक है या फिर उसकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाला। इससे तो अच्छा था वो उस तूफ़ानी बारिश से बचाकर अपने साथ लेकर ना आया होता और उसकी ज़िंदगी न बचाई होती। पल पल मरने से अच्छा था एक बार में ही मर गई होती। पता नहीं उसके साथ अब वो क्या करने वाला था। ये सोच कर ही अदिति की जान कांपने लगी थी। टेबल पर दवा रखी है, टाइम से खा लेना। अभी धन्नों से कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करवाता हूँ। नखरे दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझी? अपनी बात कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया था, जबकि अदिति वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती चली जा रही थीं, मगर त्रिशांत का रवैया उसकी समझ से बाहर था। वो उससे बहुत रूखेपन से, बहुत गुस्से से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखों में उसने एक बार भी हवस की परछाई तक नहीं देखी थी। अगर वो चाहता तो उसी वक्त वहीं पर
उसकी इज्जत को कुचलकर अपनी दुश्मनी का बदला पूरा कर सकता था। लेकिन नहीं, वो तो उसकी दवाइयों का ख्याल रख रहा था, उसके कपड़ों का, उसकी हालत का। अदिति ने अपने बदन पर पड़े कपड़ों पर नजर डाली थी। सुबह सुबह धन्नो जब उसे उसका हालचाल पूछने आई थी, तभी धन्नो ने उसे बता दिया था कि साहब जी के कहने पर मैंने आपके कपड़े बदल दिए थे, और उसके दिल को थोड़ा सा सुकून हो गया था, वरना वो तो अपने बदन पर कपड़े देखकर डर गई थी। त्रिशांत के ढीले ढाले कपड़ों में उसका नाजुक सा वजूद जैसे कहीं खोसा गया था। मगर अजीब बात यह थी कि उन कपड़ों में उसे एक अजीब सी पनाह मिल रही थी, एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे बिखरने से बचा रहा हो। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उन कपड़ों की महक अपने अंदर तक उतारने लगी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, त्रिशांत ठाकुर, अगर तुम मेरे चाचा विक्रम जी के दुश्मन न होते तो शायद मैं भी इश्क करने की ये गलती कर बैठती, और वो भी तुमसे पहले। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी जादू भरी ये काली गहरी आंखें, इन आंखों में कुछ तो ऐसा है जो इस दिल को बेवजह अपनी ओर खींचता है। उसने ये बात मान ली थी बेझिझक, बिना किसी बहाने के, कि त्रिशांत ठाकुर एक बेहद हसीन और रौबदार मर्द था। वो मर्द जो हर लड़की का ख्वाब हो सकता था, लेकिन अदिति का नहीं। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, समझती थी। लेकिन दिल पर किसी का जोर कब चलता है, जो दिल अब भी उसके कपड़ों की खुशबू को महसूस करते हुए बेसब्र होकर धड़क रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। भीगी आंखों को पोंछते हुए उसने खुद को संभाला और धीरे से बुदबुदाई, दिल, तुझे खुद को काबू में करना होगा, वरना ये इश्क तेरे दुश्मन के सामने तुझे कमज़ोर बना देगा। बाहर आकर उसने सब नौकरों को वार्न कर दिया था कि ये लड़की फार्म हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का, उसकी दवाइयों का, उसे यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाल कर धन्नो की ओर बढ़ाए थे। तुम कल इस लड़की के लिए मार्केट से ज़रूरी सामान ले आना। धन्नो ने पैसे हाथ में लेकर सर हाँ में हिला दिया। मगर फार्म हाउस के नौकर चाकर इस पूरे मंजर को देखकर सकते में थे। वो त्रिशांत ठाकुर, जो किसी औरत से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था, जिसने आज तक किसी भी औरत से सीधे मुंह बात नहीं की थी, आज वो एक लड़की की इतनी परवाह कर रहा था। आखिर क्यों? रात भर उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, उसे अपनी बाहों में उठाना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर कौन थी ये लड़की, आई कहाँ से थी, और त्रिशांत ठाकुर से इसका क्या रिश्ता था? हजार सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि त्रिशांत ठाकुर से कुछ पूछ सकें। क्या तुम भी इससे पूरी तरह थक चुके हो? हर बार जब कहानी सबसे मजेदार मोड़ पर होती है, अचानक पॉपअप आ जाता है, पैसे देकर कहानी अनलॉक करो। और हैरानी की बात ये, किसी की हिम्मत नहीं थी कि त्रिशांत ठाकुर से कुछ पूछ सकें। अदिति धीरे धीरे बिस्तर से उठी और वॉशरूम में चली गई। बहुत देर तक वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही, ताकि जलती हुई आंखों को थोड़ा सा सुकून मिल सके। फिर थकी हारी वापस बिस्तर पर लेट गई। तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। हल्की ठंड का एहसास उसे अब भी हो रहा था। शायद उसके बदन में ठंड समा चुकी थी। वो जल्दी से ही लिहाम में घुस गई थी। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर फिलहाल उसे एहसास था कि वो सुरक्षित थी। अजीब बात थी कि त्रिशांत ठाकुर जैसे खतरनाक आदमी के साथ एक ही कमरे में होने के बावजूद उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। कितना अजीब है, अदिति ने उलझे हुए दिमाग से सोचा। एक पल के लिए भी उसे ये महसूस नहीं हुआ था कि त्रिशांत उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब इंसान का चरित्र साफ होता है तो उसका असर उसके चेहरे पर चमक बनकर झलकता है। और अदिति को त्रिशांत के चेहरे पर वही तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। वो गलत हो ही नहीं सकता था, और ना ही उसके साथ कुछ गलत कर सकता था। लेकिन अदिति नहीं जानती थी कि ये सिर्फ उसकी मासूम सी सोच थी। वो त्रिशांत ठाकुर ही था जो आगे चलकर उसे ऐसे दिन दिखाने वाला था कि वो खुद अपने कान पकड़ लेगी। सुबह हुई और फिर शाम भी ढल गई। दिन भर की खामोशी के साथ नौकरानी 3 बार अदिति के कमरे में खाना और दवाइयाँ देकर जा चुकी थी। अब उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी थी। तेज बुखार का असर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन बारिश में भीगने और लंबे बुखार रहने की वजह से बदन में गहरी कमजोरी समा चुकी थी। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती उसे चक्कर आने लगते। उसकी हालत फिलहाल अभी तो ठीक थी, मगर दिल में जो तूफान था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। पूरा दिन प्रशांत ठाकुर फार्म हाउस नहीं आया था। रात के समय जब वो फार्म हाउस आया तो उसने नौकरानी से अदिति के बारे में पूछा था।
उस लड़की ने यहाँ से जाने की कोई बात तो नहीं की? नौकरानी ने जब सारी बात बताकर चुप्पी साधी तो उसने हैरानी से दोबारा पूछा। नहीं साहब जी, यहाँ से जाने की तो उसने कोई भी बात नहीं की थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। त्रिशांत ठाकुर के लिए ये बात हैरान करने वाली थी कि उसने अभी तक अदिति के मुंह से एक बार भी वापस जाने की बात नहीं सुनी थी। कैसी लड़की थी ये, जिसने एक पल के लिए भी घर लौटने की जिद नहीं की थी। लड़कियां तो एक रात घर से बाहर बिताएं तो मरने की कगार पर पहुंच जाती हैं। उनके घर वाले तो उन्हें मारने तक पर उतर आते हैं, मगर अदिति, उसे जैसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। जबकि अदिति ने त्रिशांत ठाकुर से जाने की बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना ही कब था। अगर यहाँ से चली जाती तो फिर कहाँ जाती? भूख, बेबसी और बेइज्जती का खतरा उसके सामने था। कौन जाने बाहर उसका क्या हाल होता, क्या उसकी इज्जत सेफ रहती? इसलिए उसने सोच लिया था अगर त्रिशांत ठाकुर कभी उसे जाने को भी कहेगा तो वो उसके हाथ जोड़कर कहेगी, मुझे यहाँ किसी कोने में एक नौकरानी की तरह रख लें, मगर वापस मत भेजिए। वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे दिन बीतते चले जा रहे थे। अदिति त्रिशांत ठाकुर के फार्म हाउस में सेफ तो थी, मगर उसके दिल में तूफान थे। एक तरफ वो शख्स जिसे वो अब तक अपना दुश्मन समझती आई थी, वही उसे छत और पनाह दे रहा था। बेशक उसका रवैया सख्त था, मगर उसने कभी भी उसे घर से निकलने की धमकी नहीं दी थी। और दूसरी तरफ वो खून का रिश्ता, जिसने रात के अंधेरे में उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। जब भी उसे अपनी चाची का वो बेरहम चेहरा याद आता, उसका दिल खून के आंसू रो पड़ता था। उसके दिमाग में एक जंग सी चल रही थी, अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। वो त्रिशांत ठाकुर की दिल से शुक्रगुजार थी कि जिसने न कोई सवाल पूछा, न कोई हिसाब मांगा, बस उसे इस फार्म हाउस में रहने दे रहा था। उधर त्रिशांत को अभी विक्रम जी की तरफ से किसी हरकत का इंतजार था, मगर ना तो उन्होंने अपनी भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और ना ही उसे ढूंढने की कोई कोशिश की थी। उसकी हवेली में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बाकी खून के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं? अदिति का दिल भी चीख चीख कर पूछता था और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो अदिति को मोहरा बनाकर उसके चाचा विक्रम चौहान से बदला लेना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो एक कमज़ोर बेबस लड़की के सहारे अपने दुश्मनों से बदला ले। इसलिए वो अब तक खामोश था। वो त्रिशांत जो कभी किसी औरत की परछाई तक से दूर रहता था, जिसने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं था, जो औरत के नाम से हमेशा चिढ़ता था, जिसके दिल में नरमी और रहम जैसे जज्बातों की कोई जगह नहीं थी, वही त्रिशांत ठाकुर अब हर रोज़ अदिति की मासूमियत, उसकी खूबसूरती और उसकी झुकी हुई निगाहों में कहीं गुम होता जा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आता था। बेतहाशा झुंझलाहट होती, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसका दिल किसी लड़की के सामने इस तरह झुक जाए, मगर वो जानता था हर दिन हर पल अदिति उसकी रूह में उतरती जा रही थी। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर भी निकलने लगी थी और फार्म हाउस के कामों में हाथ भी बटाने लगी थी। वो सुबह से शाम तक किसी मशीन की तरह फार्म हाउस में इधर से उधर दौड़ती रहती और कामों में लगी रहती। सिर्फ अंदर ही नहीं, वो जानवरों के तबेले में भी जाती और साफ सफाई का खास ध्यान रखती थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश होती थी। सारे नौकर उसके आसपास मंडराते रहते, उसकी बातों को सर झुकाकर सुनते। त्रिशांत ठाकुर अपनी खिड़की से चुपचाप अदिति को काम करते हुए देखता रहता, मगर कभी सामने आने से बचता था, खुद से भागता रहता। एक दिन जब उसने अदिति को लॉन में पौधों के पास बैठे देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया और लॉन में चला आया। वो जानता था उसे अदिति के पूरे ख़ानदान से नफरत है, लेकिन इस लड़की से उसे समझ नहीं आता था कि ये नफरत वो उसके साथ क्यों नहीं कर पा रहा था। अदिति पौधों के पास ज़मीन पर ही बैठी हुई थी कि तभी वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या कर रही हो? उसकी भारी गूंजती आवाज़ जब अदिति के कानों में पड़ी तो वो घबराकर झट से खड़ी हो गई। वो इतनी मगन थी पौधों को देखते हुए कि त्रिशांत के आने का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी घबराहट देखकर न जाने क्यों त्रिशांत के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुंह फेर कर मुस्कुरा दिया। वहीं पास खड़ा माली ये नज़ारा देखकर हैरान था। वो तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। त्रिशांत साहब और मुस्कुरा रहे हैं, ये तो ज़रूर कोई सपना है। उसने अपनी आंखें मसल कर देखा। जी, आपको कुछ काम था? अदिति ने डरते हुए धीरे से सवाल किया। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पौधे पसंद हैं? उसका सवाल बेमतलब सा था, लेकिन आवाज़ में कुछ और ही था। माली तो अब भी परेशान था।
जी, बहुत पसंद हैं, क्योंकि मेरी माँ को भी बहुत पसंद थे। वो कहती थीं, जिस घर में पौधे ना हों वो घर वीरान लगता है, बिल्कुल किसी बंजर जमीन की तरह। उसकी आंखों में माँ की याद उतर आई थी, चेहरा उदास हो गया। मेरी माँ को भी फूल पौधे बेहद पसंद थे। त्रिशांत की आवाज़ भी एकदम धीमी हो गई। वो अक्सर पौधों के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी। त्रिशांत को भी अपनी माँ की याद आई। अदिति की आंखों में झिलमिल आंसू देखकर उसने खुद का मुंह फेर लिया, ताकि कोई उसकी आंखों की नमी न देख सके, और फिर लंबे लंबे कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। वो लड़का था, और दुनिया में लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उन्हें कमज़ोर दिखना मना है। मैंने पाउडर तो लगाया था। साधारण पाउडर नहीं, सिर्फ नाइसिल। क्लिनिकली प्रूवन नाइसिल में है नीम का सुपर पावर, जो घमौरी पैदा करने वाले कीटाणु को तुरंत मिटाए और दे खुशबू भरी ठंडी राहत। अब बाहर खेलें। अब 20 ग्राम वाला छोटा नाइसिल सिर्फ 10 रुपए में। लड़का था, और दुनिया में लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उन्हें कमज़ोर दिखना मना है। दिवाली का मौका आया तो सब नौकरों ने छुट्टी मांगनी शुरू कर दी। हर बार की तरह इस बार भी सब अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। सिर्फ 2 नौकर फार्म हाउस में जानवरों की देखभाल के लिए रुकते थे। लेकिन इस बार अदिति के अकेले रह जाने का ख्याल आते ही त्रिशांत को अजीब बेचैनी होने लगी थी, और इसीलिए उसने इस बार नौकरों को छुट्टी देने से मना कर दिया था। वो जानता था कि अदिति हवेली नहीं जाएगी। उसने आज तक उससे कभी ये सवाल पूछा भी नहीं था कि वो यहाँ क्यों रह रही है और हवेली क्यों नहीं जाती। यहाँ क्यों रहती है, शायद इसलिए कि वो जानता था कहीं उसका सवाल ही उसे दूर न कर दे। सारे नौकर अदिति के पास जमा हो गए और उससे कहने लगे कि आप जाकर त्रिशांत ठाकुर से बात करें। सबकी बातों से मजबूर होकर अदिति त्रिशांत के कमरे की ओर आई थी। वो इस वक्त स्टडी रूम में था, सिगरेट के कश लेता हुआ किसी किताब में डूबा हुआ था। अदिति ने दरवाजे पर दस्तक दी तो त्रिशांत ने नज़रें उठाईं। वो दरवाजे में ही खड़ी हुई थी, कुछ झिझकती हुई सी। त्रिशांत ने झट से अपनी सिगरेट छिपा ली, लेकिन अदिति ने तो देख लिया था। उसने नज़रें झुका लीं। त्रिशांत ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। वो सब नौकर अपने अपने घर जाना चाहते हैं। दिवाली है ना, और दिवाली तो अपनों के साथ ही मनाई जाती है। प्लीज़ उन्हें छुट्टी दे दें, अदिति ने उंगलियां मरोड़ते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो कहीं ना कहीं त्रिशांत के दिल की दीवारों में दरार डाल रही थी। दूसरों के लिए छुट्टी मांगने आई हो तुम? क्या तुम्हें ये त्यौहार अपनों के साथ नहीं मनाना? क्या तुम वापस जाना नहीं चाहती? आखिरकार त्रिशांत ठाकुर ने वो सवाल पूछ ही लिया जिसका डर अदिति को यहाँ आने के पहले दिन से ही था। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, और ना ही मुझे कोई छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरा कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा। अदिति ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया था और वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर त्रिशांत एक पल को बेचैन हो उठा, मगर उसके पास कोई हक नहीं था कि वो उसे रोककर उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर सके। उसने झुंझलाते हुए सिगरेट फेंकी और किताब को अलमारी में वापस रख दिया। दिल की बेचैनी से मजबूर होकर वो बगीचे में चला आया। अब किसी भी चीज़ में मन लगना मुश्किल हो गया था। उसी पल त्रिशांत ठाकुर को एक और एहसास हुआ कि वो अदिति की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। उसे उस लड़की की आदत हो रही है। उसकी मौजूदगी, उसकी चुप्पी, सब कुछ अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर फिर उसने अपना सिर झटक दिया। नहीं, ये सब एक साजिश हो सकती है। जरूर विक्रम चौहान ने उसे जानबूझकर यहाँ पर भेजा होगा। वो शायद मेरा कोई राज चुराना चाहती है, या मेरी ज़िंदगी की रफ्तार को समझकर मुझे बाद में नुकसान पहुँचाना चाहती है। उसका दिमाग हर तरह की नेगेटिव सोचों से भर गया था। इसीलिए तो ना उसने कभी वापस जाने की बात की, और ना ही उस रात हवेली से बाहर होने की कोई वजह बताई। जरूर ये सब एक जाल है। यहाँ रहते हुए शायद उसे कोई मौका नहीं मिला है कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। तो अब उसने नई चाल चली है, ये मुझे अपने मोहजाल में फंसाने की। त्रिशांत का मन शक और संशय से घिर गया था। वो नहीं जानता था कमरे में लेटी अदिति को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बाहर खड़ा त्रिशांत ठाकुर उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, किस किस शक में उलझा बैठा है। अगले दिन त्रिशांत ठाकुर ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। जब उन्हें घर जाने की इजाज़त मिली तो सबके चेहरों पर खुशी छा गई, मगर सबने त्रिशांत का धन्यवाद करने की बजाय सीधा अदिति के कमरे की ओर दौड़ लगा दी और एक एक करके उसे दिल से धन्यवाद कहने लगे। अदिति हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बात को इतनी अहमियत कैसे मिल गई। वो इंसान जो किसी की बात नहीं सुनता था, आज उसकी बात सुन ली।
उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दरवाज़ा बंद किया और रोना शुरू कर दिया। न जाने क्या बात थी, यूं ही बगैर किसी वजह के आंसू बहते जा रहे थे। दिल भरा हुआ था। एक तरफ ये अजनबी इंसान था जो उसका दुश्मन भी कहलाता था, मगर फिर भी उसने उसे इस फार्म हाउस में पनाह दी हुई थी। दूसरी तरफ उसके अपने थे जिन्होंने उस पर शब्दों के तेज खंजर चलाए और एक पल में ही उसे बेसहारा कर दिया। अदिति ने उसी पल एक फैसला कर लिया था, भले कुछ भी हो जाए, अब वो ये जगह छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो त्रिशांत ठाकुर के पैरों में सिर रखकर रोएगी, मगर वापस नहीं जाएगी। वो शाम तक यूं ही रोती रही। उसकी आंखें सूज गई थीं, पलकें भारी हो गई थीं और सिर में तेज दर्द हो रहा था। सुबह सुबह त्रिशांत चैनल बदल रहा था। उसे लग रहा था शायद उसके दिल के हालात अदिति ने भांप लिए हैं और इसी वजह से वो उसके सामने नहीं आ रही है। वो बार बार उसके कमरे की ओर देखता, मगर हर बार दरवाज़ा बंद मिलता। वो हैरान था, जो लड़की सारी हवेली में हर वक्त चहकती रहती थी, वो आज अपने कमरे में बंद क्यों है? कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं? अलग अलग तरह के ख्याल और बेचैन करने वाले वहम उसके दिमाग में आने लगे थे। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल सुनते ही त्रिशांत ठाकुर ने सब कुछ अनदेखा किया और सीधा बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ा था। उसी पल अदिति ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन त्रिशांत को इतनी हड़बड़ी में बाहर जाते देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे अच्छे से पता था त्रिशांत ठाकुर और विक्रम जी के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है। कहीं चाचा जी ने कोई हमला तो नहीं कर दिया? उसका हृदय आशंका से भर गया था। त्रिशांत के चेहरे पर जो हाव भाव थे वो नॉर्मल नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अदिति का दिल घबराने लगा। वो तुरंत घर के कोने में बने एक छोटे से मंदिर में पहुंच गई और हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ भगवान जी से त्रिशांत की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। हे भगवान जी, त्रिशांत को सुरक्षित रखना, मुझे उसके बिना कुछ भी नहीं चाहिए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो त्रिशांत के लिए प्रार्थना क्यों कर रही थी। वो पूरी रात व्याकुल होकर दरवाजे की ओर देखती रही, हर आहट पर चौंक उठती। उसके चेहरे की चिंता देखकर नौकर चाकर भी परेशान थे और उसे ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। देर रात बीत गई। अगले दिन दोपहर की 1 बजे त्रिशांत ठाकुर जैसे तैसे फार्म हाउस लौटा। उसे देखते ही अदिति की चीख निकल गई थी, क्योंकि उसके बाजू से खून बह रहा था। सफ़ेद रुमाल माथे पर बंधा हुआ था, लेकिन वो भी खून से भरा हुआ था। शरीर पर जख्मों की भरमार थी। वो नंगे पांव ही त्रिशांत की ओर दौड़ पड़ी और कांपती आवाज़ में पूछने लगी, ये क्या हुआ आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? कहाँ चले गए थे कल रात? वो अदिति जो त्रिशांत के सामने हमेशा झुककर रहती थी, आज बेकाबू होकर सवाल कर रही थी। पहले डॉक्टर को बुलाओ, ये सवाल जवाब बाद में करना। मेरी बीवी नहीं हो जो इस तरह मेरे सामने आकर सवाल जवाब करने की हिम्मत कर रही हो। अपने हद में रहकर बात किया करो। उसके शब्दों में न जाने क्यों गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जबकि त्रिशांत के डांटने पर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और अपना सर उसने नीचे की ओर झुका लिया और उन आंसुओं को त्रिशांत से छुपा लिया। त्रिशांत ने हैरत से उस लड़की को देखा था। आखिर वो उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही थी? लेकिन सर में उठती दर्द की लहरें उसे सुकून नहीं लेने दे रही थीं और ख़ुद को सोफे पर ढेर कर दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन अदिति ने फ़ौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर के आने तक वो कभी दरवाजे तो कभी त्रिशांत को देखती। जब डॉक्टर उसकी पट्टियाँ करके चला गया तो वो चुपचाप किचन में आ गई और फिर वहाँ खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जिस आदमी ने उसे सहारा दिया वही उसे खुद से दूर कर रहा है। कुछ ही देर बाद एक नौकर ने आकर कहा कि मालिक ने आपको बुलाया है। अदिति कांपते हुए कमरे में पहुंची। त्रिशांत जख्मों से भर जाने के बावजूद भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो हैरान हुई। कुछ पूछती इससे पहले ही त्रिशांत ने उसका हाथ पकड़ा और सीधा बाहर की ओर ले गया। त्रिशांत, हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। बस उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वो बार बार पूछते पूछते थक गई तो उसने भी चुप्पी साध ली और त्रिशांत भी कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी हालत उस वक्त और भी ज़्यादा बिगड़ गई जब त्रिशांत ने गाड़ी एक छोटे से मंदिर के सामने रोकी थी। वो उसका हाथ पकड़कर मंदिर की ओर ले गया, जहाँ पहले से ही शादी का पूरा इंतजाम मौजूद था और अब वो पंडित जी से शादी करने की बात कर रहा था। पंडित जी हाँ में सिर हिलाते हुए वर और वधू को मंडप में बैठने के लिए कह रहे थे। त्रिशांत उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा,
चुपचाप अपनी मर्जी से इस शादी के लिए मान जाना, वरना इसके आगे जो अंजाम होगा उसके लिए खुद को तैयार कर लो। अदिति को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे डर नहीं था कि त्रिशांत उसके साथ क्या करेगा अगर वो इस शादी से मना कर देगी। वो चाहती तो इस शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन चाह कर भी वो इनकार न कर सकी और चुपचाप उसने खुद को त्रिशांत ठाकुर के नाम समर्पित कर दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, कलावा बांधा, अग्नि के 7 फेरे लिए गए और अदिति जो कल तक एक नौकरानी थी, आज त्रिशांत ठाकुर की धर्मपत्नी बन चुकी थी। त्रिशांत की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बरसों पहले कसम खाई थी कि वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला विक्रम चौहान से जरूर लेगा। विक्रम चौहान ने उसके घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला था, कहा था कि उसकी माँ का चरित्र ठीक नहीं था। इस अफवाह को हवा देकर उन्होंने पूरे गांव में त्रिशांत की माँ को बदनाम कर दिया था। वो माँ जो एक विधवा थी, जिसने पूरे घर को अकेले संभाला था, और अब जब पूरा गांव उस पर उंगलियां उठाने लगा तो वो सहन न कर सकी और फिर उसने आत्महत्या कर ली। तब से त्रिशांत का मन एकदम पत्थर बन गया था। माँ के जाने के बाद उसके दादा और दादी ने ही उसे संभाला था। दादाजी हमेशा समझाते, बेटा बदला मत लो, धर्म का मार्ग अपनाओ, सबका न्याय भगवान करते हैं। पर दादाजी के जाने के बाद त्रिशांत ने उसी धर्म की आड़ में विक्रम चौहान को हराने की शपथ ली थी। आज वो जान चुका था कि सारी संपत्ति पर अदिति का ही अधिकार है। अदिति के जरिए अब वो पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकता था। बारिश और तूफान की उस रात अदिति अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। आकाश बिजली से गूंज रहा था, तेज हवाएं खिड़कियां हिला रही थीं और उस डरावने माहौल में वो बैठी कांप रही थी। उसे आज भी याद था, इसी तरह के तूफानी मौसम में चाची ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी आत्मा में वो क्षण आज भी कांटे की तरह चुभता था कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला। त्रिशांत ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ। अदिति ने पहले तो सोचा शायद कोई परछाई है, पर जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, त्रिशांत का चेहरा साफ दिखा। आप यहाँ? आप सच में है ना? अदिति की डरी हुई आवाज़ निकली। नहीं, मेरा भूत आया है। मेरे अलावा रात के समय तुम्हारे कमरे में आने की किसकी हिम्मत हो सकती है? त्रिशांत ने कटाक्ष किया, पर उसके लहजे में गुस्से से ज़्यादा चिंता थी। मुझे डर लग रहा था त्रिशांत, बहुत ज़्यादा। आप नहीं आते तो मुझे कुछ हो जाता। अदिति ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। त्रिशांत एक पल को चुप रहा, फिर उसके आंसू देख नहीं पाया और फिर उसके पास ही बैठ गया। सब चले गए, कोई नहीं है यहाँ और मुझे डर लगता है। आप ठीक नहीं हैं, इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं आपको। उसके बाद भी आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो लगातार रोती जा रही थी। त्रिशांत उसकी बातों में उलझ गया था। मुझे क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया। अपनी चोटी देखो, अभी ये और बढ़ेगी, फिर बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी, पूरे देश की क्लास मॉनिटर बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनेगी तो खूब बढ़ेगी। क्लिनिक प्लस का डीप स्ट्रेंथ फॉर्मूला 5 परत अंदर जाकर बाल बनाए मजबूत और लंबे। क्लिनिक प्लस की बोतल अब सिर्फ 49 रुपीज में। मैं उलझ गया था। क्या ये वही अदिति है जिसे वो मोहरा समझ रहा था? क्या ये लड़की सच में मासूम है? उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका दिल अब जरूर पिघलने लगा था। अदिति के आंसू, उसकी चिंता, उसका अकेलापन, ये सब कुछ झूठ नहीं लग रहे थे। और त्रिशांत अदिति के पास ही बैठा रहा और फिर उसने बेइंतहा अपनी आगोश में उसे भर लिया। वो उसे रोते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। अदिति भी उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आपको चोट लगी थी और आपने मुझे भी डांट दिया, फिर खुद ही मुझसे शादी भी कर ली और उसके बाद आपने मुझे कितना नज़रअंदाज भी किया। मेरा दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने का। मेरा मन करता है मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं जहां आपको मेरी शक्ल भी न देखनी पड़े। वो रुहासी होकर शिकायती लहजे में बोल रही थी। उसने त्रिशांत की शर्ट से ही अपनी नाक रगड़ दी थी। त्रिशांत उसकी इस मासूम हरकत पर हल्के से मुस्कुरा दिया था। वो बहुत भोली थी, एकदम बच्चों जैसी। तभी उसने वो सवाल पूछा जो उसे बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अदिति, तुम उस रात सड़क पर अकेली घूम रही थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। उस वक्त भी बाहर निकलना जानलेवा था, फिर भी तुम बाहर क्यों गई थी? त्रिशांत को ये बात उसी दिन पूछनी थी जब वो पहली बार अदिति को अपने जीवन में लेकर आया था। अगर तब पूछ ली होती तो शायद दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां न आती। अदिति की आंखें फिर से भर आई थीं। मेरे पापा नहीं रहे और उनके जाते ही मेरे अपने घर वालों का रवैया मेरे लिए नर्क बन गया था। पहले भी चाचा चाची मुझे ताने देते, डांटते थे, पर पापा के रहते कभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वो गए, सबको खुली छूट मिल गई थी। उस रात
मैंने बस इतनी सी गलती की कि भूख लगी थी मुझे, तो रात के 11 बजे रसोई में कुछ खाने चली गई। चाची ने देख लिया और गुस्से में आग बबूला हो गई। तू रोज़ छिपकर यहाँ पर खाने आती है, तभी मैं कहूँ किचन में रखे ड्राई फ्रूट्स और नमकीन बिस्किट इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाते हैं। ये कहकर वो मुझ पर हाथ उठाने लगी और फिर आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। शायद वो पहले से ही किसी मौके की तलाश में थी, मुझे उस घर से निकाल सकें, और उन्हें उस रात ये मौका मिल ही गया था। मैंने रोते हुए उनकी विनती की, उनके पैर पकड़े। मैं बारिश में भीगती रही और फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को इसी कमरे में पाया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। आप ना होते तो मेरी इज्जत न जाने कब की कुचल दी होती। अगर मैं किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती तो वो ज़रूर मेरा फ़ायदा उठाता, मगर भगवान ने आपको मेरे लिए देवदूत बनाकर भेजा। अदिति त्रिशांत के गले से लगकर फिर से रोने लगी। त्रिशांत के दिल में अजीब सी टीस उठी थी। उसने जिसे चालाक, झूठी और मक्कार समझा था, वो कितनी मासूम निकली। उसी पल त्रिशांत ने एक फैसला ले लिया था। अब अदिति की हिफाजत खुद से बढ़कर करेगा। वो अपने दिल में सहेज कर रखेगा उसे, और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। उसने अदिति को और कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अदिति की पलकें कांप गईं। कमरे में अंधेरा था, बस साइड लैंप ही जल रहा था। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो अपनी मासूमियत के साथ त्रिशांत के दिल में और भी उतरती जा रही थी। त्रिशांत ने उसके गाल पर अपने बेचैन मचलते होंठों को रख दिया और उसके होंठों पर झुकते हुए उसकी सांसों को अपने अंदर तक उतारने लगा। जितना वो उसके करीब जा रहा था, उतना ही अदिति की नज़दीकियों की उसे चाह बढ़ती जा रही थी। त्रिशांत ने उसके बाल पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और गर्दन से होता हुआ उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए और फिर उसकी नरम धड़कनों पर झुक गया। उसकी इस हरकत पर तो अदिति एकदम सिमट गई थी। त्रिशांत, आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी कांपती हुई सी आवाज़ निकली। त्रिशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार करता हूँ तुमसे, और जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तुमसे शादी भी कर ली, और अब तुम मेरी पत्नी हो। और आज हमारी शादी की पहली रात। शादी की पहली रात क्या करते हैं, क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम? पागल लड़की। वो उसकी शर्ट को पूरा का पूरा हटा चुका था और उसे तकिए पर लिटाता उसके नाजुक वजूद पर अपने प्यार की मोहर लगाने लगा। जबकि अदिति अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। वो थोड़ा सा कसमसाई, लेकिन त्रिशांत इतनी जल्दी? कोई ऐतराज़ है? उसने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। अदिति ने फौरन नजरें झुका लीं और सिर ना में हिला दिया। उसकी इस मासूम सी अदा पर त्रिशांत के लबों पर एक शरारत भरी मुस्कान बिखर गई थी। मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं ये सब कुछ करूं तुम्हारे साथ? वो उसकी मुलायम धड़कन को एक हाथ से दबोचते हुए बोला था और अदिति के होठों से एक सिसकारी निकली थी और उस सिसकी को त्रिशांत ने अपने लबों में लेकर वहीं की वहीं रोक दिया था। वो त्रिशांत की नज़दीकियों से घबरा रही थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि वो उसका पति है और उसे एक अच्छी पत्नी की तरह उसे उसका हक देना चाहिए। त्रिशांत किसी काली घटा की तरह उसके वजूद पर छा गया था। उसने अदिति के हर एहसास को अपनी मोहब्बत से भिगो दिया। एक छोटा सा सच जो त्रिशांत के सामने आया, उसने अदिति की ज़िंदगी ही बदल दी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया से बेखबर हो चुके थे। अदिति ने भी सच्ची पत्नी की तरह खुद को त्रिशांत के हवाले कर दिया था। त्रिशांत उसकी रूह की गहराइयों तक उतर गया था और हर एहसास अब पीछे छूट चुका था। अगली सुबह अदिति त्रिशांत की बाहों में सुकून से सो रही थी, जैसे उसे पूरा संसार मिल गया हो। वो छत जिसने उसकी इज्जत को महफूज रखा, उसकी जान बचाई, अब हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। त्रिशांत ठाकुर ने उसके वजूद को अपनी पनाहों में ले लिया था। अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो बार बार त्रिशांत को प्यार भरी नज़रों से देखती। कौन होता है जो किसी अनजान लड़की को अपने घर लाकर उसे पनाह दे, महीनों अपने घर में रखे और फिर उसे अपनी पत्नी बना दे? ये सब तो बस फिल्मों या कहानियों में होता है। हकीकत की दुनिया में तो चारों ओर भेड़िए घूमते हैं जो बस किसी मजबूर लड़की की तलाश में होते हैं। अदिति को भले खुद से ऐसा कुछ नहीं सहना पड़ा था, पर वो इस समाज की हकीकत को समझती थी। उसने त्रिशांत के सीने पर अपने होंठ रखे और नम आंखों से उसका धन्यवाद कर दिया, जिस पर त्रिशांत ने उसे फिर से अपनी आगोश में भींच लिया और कहा, अब कभी भी थैंक्स बैंक्स मत कहना। जब होती हो स्ट्रेस्ड, बालों को भी देती हो स्ट्रेस। हेयर फॉल के लिए बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, इसमें है भी थैंक्स बैंक्स मत कहना। पता ही नहीं चला कब तुमसे मोहब्बत हो गई और जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ
वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून की खातिर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। कहते कहते उसने अदिति के माथे पर अपने होंठ रखे थे और अदिति ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अब तिरशांत उसे और भी मजबूत बनाना चाहता था, उसे उसका हक दिलवाना चाहता था और उसके लिए उसने पूरा प्लान बना लिया था। पहले उसे लगता था अदिति इस घर में जासूस बनकर आई है, विक्रम चौहान ने उसे भेजा है, मगर जब उसे अदिति की सच्चाई का पता चला तो उसके हर शब्द पर विश्वास हो गया। अब वो न केवल अदिति को न्याय दिलाना चाहता था बल्कि अपनी माँ का बदला भी लेना चाहता था और अदिति के साथ हुई हर ज्यादती का हिसाब चुकता करना चाहता था। घर के नौकरों को उनके विवाह की खबर लग चुकी थी और जब उन दोनों को एक साथ एक ही कमरे में देखा तो वो लोग खुशी से खिल उठे थे। तिरशांत दिन भर घर से गायब रहा था, जिस पर अदिति उससे नाराज हो जाती, लेकिन तिरशांत ने कभी नहीं बताया कि वो किन कामों में व्यस्त था। जो चोट उसे लगी थी वो विक्रांत जी द्वारा करवाए गए एक हमले का नतीजा थी। जमीनों पर पानी का कोई मसला हुआ था। मजदूरों ने उसे फ़ोन किया और जब वो वहां पहुंचा तो विक्रम चौहान ने उस पर सीधे गोलियां चलवा दी। अब विक्रम जी कई मामलों में फंसने वाले थे। उन्होंने धोखाधड़ी की, ज़मीनें हड़पी और तिरशांत पर हमला भी करवाया, वो भी जानलेवा। अब उन्हें घेरने का सही वक्त आ चुका था। इसी में तिरशांत बुरी तरह व्यस्त था और उधर अदिति सोच रही थी कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। वो हर रोज़ नाराज़ होकर सो जाती। तिरशांत जब आता तो बिना उसे जगाए सो जाता और सुबह उठकर फिर झूठे सच्चे बहाने बनाकर निकल जाता। अदिति को अब सचमुच तिरशांत पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो मजबूर थी। आज तिरशांत रोज से जल्दी घर आ गया था और अदिति बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उसने अपने हाथों से तिरशांत के लिए खाना बनाया था और बड़े ही प्यार से उसे खिलाया भी था। तिरशांत भी आज बहुत खुश था। कल सुबह तैयार रहना, एक बहुत ख़ास जगह जाना है। नहीं तिरशांत, मुझे कहीं भी नहीं जाना, अदिति ने झट से मना कर दिया। मुझे बाहर जाने में डर लगता है। तिरशांत की आंखों की नाराज़गी देखकर उसने तुरंत सफाई दी। अरे नहीं तिरशांत, वो तो पहले की बात थी। अब आपके साथ जाऊंगी तो डर कैसा, जब आप साथ हैं तो कोई घबराहट नहीं। तिरशांत ने उसे अपनी आगोश में लेकर लिटा लिया। थोड़ा मेरे और करीब आओ, बहुत थक गया हूँ और सारी थकान मिटाना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अदिति को अपने और भी करीब कर लिया और धीरे धीरे उसे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसे अपने सीने में भींच गया। कई दिनों बाद तिरशांत की नज़दीकी ने अदिति को भी गुलनार कर दिया था। वो फिर से उसकी बाहों में खो गई। अगली सुबह अदिति तैयार होकर तिरशांत के साथ निकल पड़ी, लेकिन तिरशांत उसे सीधे अदालत लेकर गया, जहां सामने ही विक्रम चौहान खड़े थे। रास्ते में ही तिरशांत ने अदिति को सब कुछ बता दिया था। उस पर हमला करने वाला और उसके पिता का कातिल कोई और नहीं, उसके चाचा विक्रम ही थे। तिरशांत की बातों पर अदिति को यकीन नहीं हुआ था। बाकी सब तो ठीक, पर उसके चाचा हत्यारे कैसे हो सकते थे। अदिति की बात सुनकर तिरशांत भीतर तक हिल गया था। वो तो उसे अदालत में गवाही दिलवाने आया था, मगर अब अदिति को ही यकीन नहीं था तो वो गवाही कैसे देती। और जब उसने अदिति को उसके पिता के कत्ल के सारे सबूत दिखाए तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अदिति के दिल में रोष और दुख का तूफान आ गया। उसने अदालत में विक्रम जी के खिलाफ गवाही दी और उनसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति की वापसी की मांग भी की। कुछ ही वक्त में विक्रम जी का पूरा खानदान सड़क पर आ गया था। अदिति को उसकी जायदाद वापस मिल चुकी थी और विक्रम जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अदिति को इस बात का दुख नहीं था कि विक्रम जी को जेल हुई, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने संपत्ति की लालच में अपने ही भाई की जान ले ली। उन्होंने तिरशांत की मां को भी गलत काम के लिए मजबूर किया, उसके पिता की भी जान ली और तिरशांत पर भी हमला करवाया। उनके गुनाह इतने बड़े थे कि उन्हें माफ़ करना मुमकिन नहीं था और अब हर किसी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना